Hello students, today we will start another new topic, that is anti-epileptics. So in this video we will study about that what is anti-epileptic and what are the classification of anti-epileptic and uses of anti-epileptic. So let's start the video. ओके, तो अगर हम बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक के इंट्रोडक्शन की, मतलब कि एपिलेप्टिक जो है वो आपका क्या होता है। तो एपिलेप्सी जो है वो एक तरीके की डिसऑर्डर है जो मेनली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। सो एपिलेप्सी फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मेनली अफेक्टिंग दी nervous system, and these disorders are interrelated, having unique characteristics including a tendency for recurrent seizures and characterized by the abnormal discharge of electric activity in the cell। यानी आपकी जो नर्वस जो न्यूरॉन्स होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके एबनॉर्मल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको रिलीज करे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल डिजीज जो है, मतलब डिसऑर्डर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कॉज हो जाता है, जिसको हम एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड कंडीशन हैविंग टेंडेंसी फॉर सीजर्स ड्यू टू ब्रेन डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। और कभी कभी सीजर्स का मतलब हो गया फिट्स पड़ना, मतलब ऐसे पर्सन्स को जिनके अंदर जो आपके न्यूरो का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे पर्सन्स को क्या हो जाता है, फिट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टाइम, मतलब बहुत ज्यादा ही उसके बॉडी में दिखाई देते हैं। एंड ये जो पूरी कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम सीजर्स के नाम से जानते हैं। सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो आप जैसे कि स्लाइड पर देख सकते हैं, 5 टाइप्स होते हैं आपकी एपिलेप्सी के। लाइक फर्स्ट की बात करते हैं तो पार्शियल सीजर्स बोलते हैं जिसको, जो आपका साइकोमोटर एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज ब्रेन्स लोकली एंड रिमेन्स लोकलाइज्ड, द सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व्ड ब्रेन रीजन इंक्लूडिंग इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑटोनॉमिक डिस्चार्ज और इफेक्ट ऑन मूड एंड बिहेवियर। यानी ये पार्शियल रहता है, आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड नहीं रहता है, कुछ पार्ट इसका अफेक्ट रहेगा। एंड अगर इसमें हम सिम्टम्स की बात करें तो जो पर्सन है जिसको पार्शियल सीजर्स पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसको इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंस होने लगता है एंड ऑटोनॉमिक डिस्चार्ज के साथ ही साथ उसका मूड और बिहेवियर जो है वो भी अफेक्ट होने लगता है। वहीं अगर हम जर्नलाइज सीजर्स की बात करें तो इसके अंदर आपके जो ब्रेन के दोनों पार्ट्स हैं, दोनों हेमिस्फेयर हैं, वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हमारे ब्रेन की, वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होने लगती है दोनों ही ब्रेन्स में। एंड एक तरीके से सीजर जो है वो इमीडिएट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ में देखने को मिलता है जर्नलाइज सीजर्स के पेशेंट्स में। स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ सीजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेडली अकरिंग सीजर्स एंड देयर इज नो रिकवरी इन बिटवीन द सीजर्स। मतलब एक के बाद क्या हो रहा है, उसको सीजर्स जो है, उसको फिट्स जो है वो पड़ते जा रहे हैं। जो आपका स्टेटस वाला स्टेटस एपिलेप्टिकस जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ये थर्ड टाइप है इसका, जिसके अंदर जो पर्सन है उसको मींस लाइन टू लाइन क्या कर रहे हैं, जो फिट्स हैं वो आते जा रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो उस फिट्स के दौरान आप बिल्कुल भी उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन पेशेंट में हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोक्लोनिक seizures. This type of seizure involves sudden brief muscle contraction occurring repeatedly in the body part और whole body, मतलब कि कुछ बॉडी के पार्ट्स में या फिर पूरी बॉडी में अचानक से मसल का कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड दीज सीजर्स अकर आइदर अलोन और विद सीजर टाइप। ये जो सीजर्स होते हैं वो या तो अपने आप सिर्फ और सिर्फ मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, या फिर मसल के कॉन्ट्रेक्शन के साथ ही साथ उस पर्सन को फिट्स और उसका बिहेवियर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें से कुछ भी उसको हो सकता है मायोक्लोनिक, जो आपका मायोक्लोनिक सीजर्स है उसके अंदर। नेक्स्ट फाइब्रल सीजर्स की बात करें तो दिस टाइप ऑफ सीजर अकर मोस्टली इन चिल्ड्रन ड्यू टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। यानी बहुत ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बच्चों के अंदर देखा जाता है उसको हम फाइब्रल सीजर्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपके 5 तरीके के टाइप्स होते हैं एपिलेप्सी के, जो अलग अलग तरीके से आपने देखा कि पेशेंट्स में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर फिनेटोइन आता है एक ड्रग, मिथेडोइन आता है एंड इथेटोइन। जो इथोटोइन ड्रग है वो आपकी ये सारी
आपके हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव्स की ड्रग्स होती हैं। एंड बार्बिट्यूरेट्स एंड डीऑक्सी बार्बिट्यूरेट्स की बात करें तो फिनोबार्बिटोन एक तरीके की ड्रग है जो आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती है। सक्सिनामाइड्स की बात करें तो इथॉक्सामाइड एंड मिथॉक्सामाइड्स जो ड्रग हैं वो आपके सक्सिनामाइड के अंदर आती हैं। गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर्स जो हैं, जो यानी कि ऐसी ड्रग जो गाबा जो रिसेप्टर उसको इनहिबिट करती हैं, लाइक सोडियम वैल्पोरेट। एंड अगर हम बात करते हैं इम्यूनोस्टिलबेंस की, तो इम्यूनोस्टिलबेंस क्या है आपके, ये एक तरीके के ऐसे ड्रग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो आपके रिसेप्टर्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक एरिया पे, उनको ये ब्लॉक करके देन जो एक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, लाइक कार्बाजेपिन्स एंड ऑक्सीकार्बाजेपिन्स। तो ये जो है वो आपका क्लासिफिकेशन है ओवरऑल एपिलेप्सी का, एंड मतलब एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स हैं उनका। और ये सारी ड्रग्स जो है वो एक तरीके से प्रोटोटाइप ड्रग की तरह मोस्टली यूज किया जाता है, जिसमें फिनोटोइन जो है वो आपकी प्रोटोटाइप ड्रग है, सोडियम वेल्प्रोइड एंड कार्बाजेपिन, इन सबको हम बहुत ज्यादा हाईली यूज करते हैं। क्लिनिकल मतलब इनका क्लिनिकल यूज जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाबा एगोनिस्ट, जो कि गाबा के साथ एक तरीके से एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं, लाइक आपका गाबा पेंटिन एंड बेंजोडाइजेपिन्स में डायजेपाम जो आपकी प्रोटोटाइप ड्रग होती है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सेकंड वन इज क्लोनाजिपाम एंड देन लोराजिपाम। एंड फिनाइल जो आपकी फिनाइल ट्राइजीन है, यानी उसके अंदर आपका आता है लेमोट्राइजीन, ये एक तरीके की ड्रग है जो आपकी कैटेगराइज रहती है फिनाइल ट्राइजीन में। तो ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पर, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर डायजेपाम जो होती है वो हमारी प्रोटोटाइप ड्रग होती है। नाउ हम बात कर लेते हैं फेनेटोइन। फेनेटोइन क्या है, आपका प्रोटोटाइप ड्रग है जो कैटेगराइज रहता है आपका हेरेंटोइन डेरिवेटिव में। तो ये क्या है, फेनेटोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ हेरेंटोइन एंड हैव स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस विद द बार्बिट्यूरेट्स। It effectively reduce the intensity and duration of electrically induced convulsions of in mice and through CTZ induced convulsion, यानी कि जो आपके कन्वर्जन्स देखे जाते हैं ब्रेन में, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो हाई आपके जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसकी वजह से बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसको बहुत मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइस के अंदर, मतलब चेक करने के लिए कि कितने किस टाइप के और किस लेवल के जो कन्वर्जन्स हैं उनको ये ट्रीट कर सकती है। तो फिनेटोइन जो है वो आपकी हेरेंटोइन एक तरीके की डेरिवेटिव होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मोस्ट ऑफ रिजेंबल करता है आपके बार्बिट्यूरेट्स जो ड्रग्स हैं उसकी तरह। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस ओपनिंग सोडियम आयन चैनल्स, यानी कि जो आपके सोडियम आयन चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग को ये एक तरीके से ओवरऑल रिड्यूस कर देते हैं या इनिबिट कर देते हैं। इस तरीके से ये बॉडी के अंदर काम करते हैं। एंड यूजेस की बात करें तो एपिलेप्सी के अंदर और साइकोमोटर सीजर्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एनीमिया एंड रिकेट्स जो है वो दो तरीके के एडवर्स इफेक्ट जो है वो फिनेटोइन की बहुत ज्यादा यूज की वजह से बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपके फेनेटोइन का। तो यहाँ हम फेनेटोइन ड्रग लेंगे जिस किसी भी पर्सन को एपिलेप्सी के सिम्टम्स होते हैं या एपिलेप्सी जिसको डिसऑर्डर होता है, तो ये फेनेटोइन क्या कर रहा है, तीन तरीके से काम कर रहा है। पहला काम है आपका डिलेज रिकवरी एंड सोडियम चैनल फॉर्म इनएक्टिवेशन, यानी जो आपके सोडियम चैनल है उनकी ओपनिंग एक तरीके से बंद करके उसको इनएक्टिवेट कर देगा। एंड ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी को दिखाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो है वो यानी कि ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट, जितने भी एक्टिवेटेड स्टेट हैं वहां पर फेनोटाइन जाके खुद जाकर क्या कर देगा, जुड़कर और आपके जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो जाती है एंड इनहिबिट द जनरेशन ऑफ एक्टिव पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ इनहिबिट स्प्रेड ऑफ सीजर्स, और सीजर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, जो एक तरीके से एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी को शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग, यानी हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग मतलब न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो बहुत जल्दी 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 आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, वो फैलता जा रहा है। ठीक है, वो एक के बाद ट्रिगर्ड होता जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एंटी एपिलेप्टिव जो एक्टिविटी है वो बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो पूरा आपका फेनेटोइन है वो मतलब देख रहे हैं आप, तीनों का काम क्या है, सोडियम चैनल्स मोस्टली क्या कर रहे हैं आपके, दो तो इसमें से
सोडियम चैनल्स को ही एक इनएक्टिवेट कर रहा है, एक पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है आपके न्यूरोट्रांसमिशन की, उसी को कम कर रहा है। तो तीनों ही मिलकर ये क्या कर देते हैं, ओवरऑल जो आपका एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी है उसको प्रोड्यूस कराते हैं और एपिलेप्सी को आपकी बॉडी में इनहिबिट कर देते हैं। तो ये फेनोटोइन जो होती है एक तरीके की प्रोटोटाइप जो ड्रग है आपकी, एंड ये प्रोटोटाइप ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, क्लिनिकली यूज़ की जाती है इन जो आपके एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो एक तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से इसको आप इस चार्ट को समझ लीजिएगा, एंड इसकी जो थ्योरी है वो भी एक बार आप देख लेना। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट में आप इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो ये आपके मार्क्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल यही है आपका फेनेटोइन, और मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता ही दिया है। एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं इसके, कि ये अनीमिया को कॉज करता है एंड रिकेट्स को जो है वो कॉज करता है। तो इस तरीके से जो आपकी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, उसी की वजह से आपकी बॉडी, देखो जो ब्रेन है ना हमारा, वो ब्रेन हमारा पूरा केमिकल बेस्ड है, मतलब पूरे केमिकल्स पे, पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स पे ये काम करता है। तो अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो भी ये डिसऑर्डर्स को कॉज़ करेगा, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी ये डिसऑर्डर को ही कॉज़ कर रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनकी फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा की वजह से आपको एपिलेप्सी कॉज़ कर जाती है। तो उसको रिड्यूस करने का एकमात्र ये है तरीका कि आप ऐसी ड्रग्स को यूज़ करें, जो आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर सके या फिर फ्रीक्वेंसी को कम कर सके, जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी को शो करता है।